अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड इन अ गुड स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, डेट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नाम से ज़ाहिर है कि आपको पता चल गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है कि लाइफ के जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेजरली मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो चैप्टर 2 आज हमने स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो एक मेजरली साइंस की एक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली मींस लाइफ और केमिस्ट्री मींस जितने भी रिएक्शंस हैं हमारी लाइफ में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली उनका कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होगा हमारी बॉडी में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो यूज़ हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, कहीं ना कहीं टूट रहे होंगे या कुछ भी, तो वो सारा उसका मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ कॉल्ड योर केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स चूंकि हमने किसी अब बायो पढ़े हैं तो हमने उसको किसी लिविंग वन के अंदर पढ़ना है कि लाइक हम हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बाकायदा ब्रांच साइंस की स्टडी करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो मेरी खुद भी मास्टर लेवल की जो डिग्री है वो बायोकेमिस्ट्री में ही है और मैं डिटेल्ड मतलब मेरी स्पेशलाइजेशन भी इसी फील्ड में है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली में क्या है। तो जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि हमने एक्चुअली में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या स्टडी करना है। तो बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली में क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लाइक बायोकेमिस्ट्री में हमने वो केमिकल कंपोनेंट्स स्टडी करने हैं जो कि लाइफ के अंदर होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, और उनका क्या प्रोसेस होता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, वो हमने किस में स्टडी करना होता है? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हैं। तो सारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, प्रोटीन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब का जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो सारे का सारा हमने इसमें स्टडी करना होता है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और केमिकल्स मीन डैट के कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो हम एज ए केमिकल कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज हो ना, ठीक है, तो हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारी बॉडी का जैसे आपको पता है एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए कि जिसकी कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा केमिकल कंपोनेंट, तो आपको बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे ना वहाँ पे अब मैं अगर बायोकेमिस्ट्री तो हमें बॉटनी और जोलॉजी नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि वो हमारी फील्ड का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, हमें बायोकेमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स पढ़ाए गए, हमें प्लांट्स के मैकेनिज्म ज़रूर पढ़ाए गए हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री और एनिमल बायोकेमिस्ट्री हमने ज़रूर पढ़े, लेकिन जस्ट उनके मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इस तरह। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह और जूलॉजी के फलां एनिमल का क्या नाम होता है, क्या उनकी क्लासेज हैं, क्या फाइलम, मतलब वो डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया। लेकिन बाकी जो भी फील्ड है ना, मैंने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, हमने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन जो लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें बायोकेमिस्ट्री लाजमी पढ़नी पड़ती है। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी भी आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, वर्किंग है। ठीक है, तो अब उस एक ऑर्गन को पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इसकी मूवमेंट की वजह बनता है, उसकी कितनी, अब लाइक दिस के अब हमारा ब्रेन है, अगर हम ब्रेन की फंक्शनिंग की बात करें तो ब्रेन काम करता है, हम एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव हैं? हमारी फूड आइटम मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में शामिल है। ठीक है, और अगर हमारी डाइट ठीक ना होगी तो हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, तो ब्रेन की जो वर्किंग है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब फिजियोलॉजी वाले ब्रेन की वर्किंग के इफेक्ट को पढ़ेंगे तो उन्हें फिर बायोकेमिस्ट्री की तरफ आना पड़ेगा। तो इसी वजह से जितने भी कोर्स है, ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बायोकेमिस्ट्री जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, जो बायोकेमिस्ट होता है ना, वो हर फील्ड के साथ रिलेट करता है और हर फील्ड में उसका कोई ना कोई स्कोप, कोई ना कोई मार्जिन होता है। ठीक है, लेकिन लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले उन्हें लाजमी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री वालों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रॉपर्ली नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही बड़े बेसिक लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। बायोलॉजिकल
मोलिकुलर लेवल पे हमारा काम होता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल्स हमारे गिने चुने से ही हैं, उन्हीं की हमें सारी प्रॉपर फंक्शनिंग कमीज आती है। एक बार पढ़ लो तो हम पूरे के पूरे समझें कि सारे का सारा सेटअप हमने पढ़ लिया। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें तो हमें एनाटॉमी के माहिर हो सकते हैं, हम फिजियोलॉजी के माहिर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ आपके बायोकेमिस्ट्री ही तो इसकी एक्चुअली में बेस है, तो बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली हर मॉलिक्यूल को बायोकेमिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि बताया गया है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन मॉलिक्यूल्स के क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, और लिविंग सेल्स के लिए कितनी परसेंटेज में रिक्वायर्ड होता है। और इवन के बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के दे सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल, ये कुछ मतलब प्रोसेसेस बताए हुए हैं, ठीक है। तो जब आपको ये सारे प्रोसेसेस पता होंगे, कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन बायोलॉजिकल टर्म, बायोकेमिकल टर्म्स, ठीक है। कि लाइक डाइजेशन है तो केमिकल टर्म्स में इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक हमने फूड मॉलिक्यूल एक रोटी ली, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गया उसकी माउथ में, माइलेज एंजाइम हमारे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो माउथ में गया, ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, उसने च्यूइंग की, ब्रेक डाउन किया, उसके बाद बोलस बना, वो आगे फर्दर पेरिस्टाल्सिस करता हुआ नीचे हमारे स्टमक में चला गया और इसोफेगस में से पास करता हुआ, ठीक है। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है कि वो केमिकल अंदर मूव कर रहा है, बीच में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो एंजाइम्स और वो फूड आइटम, वो सारे का सारा क्या है, हमारा एक केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेस अब लाइक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वट एवर, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लाइफ के रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग वंस हैं, जानदार तो है ना, ठीक है। तो किसी भी जानदार को डिटेल स्टडी करने के लिए अगर आप उसकी बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा उसके प्रोसेसेस पढ़ लें, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड। अब हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी कंपाउंड से मिलकर बने हैं, ठीक है। फर्दर हम उन्हें क्लासीफाइड कर देते हैं कि एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये तो बात आपको बड़े अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको पता है हम ऑर्गेनिक भी यूज़ करते हैं, हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह और वाटर वगैरह, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हमने मेजर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही डिस्कस करना है कि लाइक कार्बोहाइड्रेट पढ़ना डिटेल में, प्रोटीन्स डिटेल में पढ़ना, लिपिड्स पढ़ना और डीएनए आरएनए लाइक न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना डिटेल में। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, हम लोग ये भी तो यूज़ करते हैं ना। लाइक हमारे खाने में नमक शामिल होता है, साल्ट शामिल होता है, तो ये सारे क्या इनऑर्गेनिक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है वो थोड़े स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ऑर्गेनिक ही हमारा मेजर पार्ट है, हमारी बॉडी की जो मेजर कंस्टिट्यूएशन है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लेवल को ही स्टडी करना है, ठीक है, बहुत डिटेल में। और टिपिकली एंड एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ केमिकल्स, और एक एनिमल सेल यानी कि हमारा यूकोरियोटिक सेल, तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल अगर हमारी बॉडी का जो भी सेल है तो हर सेल एक दूसरे जैसा है, ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं उनकी कंपोजिशन मतलब सेम है ना। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल कंपोनेंट में ये बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल को उन्होंने थोड़ा कंपेयर किया हुआ कि लाइक वाटर है तो बैक्टीरिया में 70% और हमारे अंदर 17% है हमारे एक सेल में, ठीक है। प्रोटीन्स 15% हैं और मेमेलियन में 18% है। तो ये उन्होंने ना मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब मेजरली जो ज़्यादा परसेंटेज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह उनकी बहुत माइनर क्वांटिटी है। और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह तो आप देख सकते हैं 1% है टोटल वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए जो मेजरली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है ना, हमने वही इसमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए पे ही हमारा फोकस्ड रहना है, ठीक है, क्योंकि ये मेजरली लाइफ के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें से अगर एक ही भी मतलब लाइक कंपोजिशन कम हो जाए, परसेंटेज कम हो जाए, तो हम लोग ड्रेस्टिक कंडीशंस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल और हेजेडियस, मतलब हमारी सेहत के, हेल्थ के बहुत इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है।
सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसने सर्वाइवल करना है तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से केमिकल्स ले रहा है, लाइक वो अपनी इन्वायरमेंट से क्या चीज़ ले रहा है, कौन सी डाइट ले रहा है, उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एंड यूज़ दैम टू मेक केमिकल। और फर्दर फिर वो उस केमिकल को यूज़ करते हुए आगे हो सकता है कोई न्यू प्रोडक्ट्स भी बना रहा हो, ठीक है, अपने लिविंग मैटर, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, एंड यूज दैम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर, ठीक है, और फिर अपने ही लिविंग के, अपने ज़िंदा रहने के मामलात के लिए वो फिर उन केमिकल्स को यूज़ कर रहा हो, ठीक है। फॉर दिस रीज़न सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इसी वजह के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी का जो भी सेल होता है ना, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कॉन्स्टेंटली टेकर होता है। हम मतलब दिन रात कुछ ना कुछ मुख्तलिफ औकात में खाते रहते हैं, 3 टाइम तो खाना खाते हैं, उसके अलावा दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, पता नहीं हम लोग क्या कुछ खाते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि हमारी बॉडी का हर सेल जो भी है वो नए से नए सब्सटेंसेस को इनटेक करता है, फिर फर्दर उनको चेंजिंग टाइम केमिकली, फिर केमिकली उनको चेंज करते हैं। हम जो भी चीज़ इंटेक करते हैं उसका हमारी बॉडी में कोई ना कोई जाके रिएक्शन होता है, ठीक है, इन वेरियस वेज, और फिर सेल उसको चेंज करता है। लाइक सेल अब उसको कैसे चेंज कर सकता है कि लाइक कोई भी कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर गया तो सेल जो है वो उसको उसका मेटाबॉलिज्म करके, उसका किसी के साथ रिएक्शन करके, किसी और चीज़ के साथ मिला के कोई नया सेलुलर मटेरियल बना लिया उसने, या मे भी उसमें से सारी की सारी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, ऑपरेटिंग एनर्जी फॉर देयर नीड्स, अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ इन इट सेल्फ। सीजलेस, सीज बोलते हैं एक चीज़ का रुक जाना, तो लेकिन ये सीजलेस है। सीजलेस मीन्स डैट कि हमारी बॉडी का जो सेल्स हैं वो रुकते नहीं हैं। तो हमारी लाइफ का सर्वाइवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उसकी किसी भी सेल की केमिकल एक्टिविटी सीजलेस हो, लाइक के मतलब बिल्कुल स्टॉपेबल ना हो, रुके ना। हमारे सेल्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स वर्किंग करते रहते हैं, और केमिकल मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ठीक है, जिस वजह से हमारी बॉडी में बहुत से न्यू कंपाउंड्स बन रहे होते हैं और बहुत से न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो मतलब ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, और उनमें से बहुत से कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहे होते हैं। लाइक ये कि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया, मैंने राइस खाया, तो उसमें से फैट्स मैंने इंटेक किया, वो मेरी बॉडी के अंदर चले गए, तो मेरी बॉडी के हर सेल ने उसमें से अपने अकॉर्डिंगली उसको पहले ब्रेक डाउन किया, उसमें से फिर मतलब न्यू कुछ सेलुलर कंपार्टमेंट्स बने होंगे, हर सेल ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको यूज़ किया, और सब ने अपने हिसाब से एनर्जी ली। अब वो एनर्जी क्या मेरे अंदर चली गई, अब उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। तो डैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग, डैट के जो भी सेल है वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो अब लाइक ये कि अब मैं मतलब ऐसे कंटिन्यूअली बोलती जो 2 3 4 5 6 7 8 जितनी एनर्जी बॉडी ने ले ली है उतना ही उसने काम करना है। तो अल्टीमेटली 8-10 घंटों के बाद मेरी क्या हो जानी है, बस हो जानी है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को अब क्या चाहिए, सम केमिकल्स चाहिए ताकि वो फिर और उसको मेटाबोलाइज करें, मुझे और एनर्जी मिले ताकि मैं फिर और वर्क परफॉर्म कर सकूं। तो इस तरह से ये सारा मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। सो दिस केमिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन विद द हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात कि अगर हम इस केमिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ गुजारनी चाहिए, 3 टाइम खाना खाना चाहिए, उसके अलावा एडिशनल स्नैक्स लेने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी ये एक्टिविटी मेनटेन रहे, हम ढाल डिजीनेस और इस तरह के मतलब ढीले ढाले से और इस तरह के पर्सनैलिटी से बाहर आ जाएं, ठीक है, एक हेल्थी और एक्टिव लाइफ गुजारें। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अभी वही बात के जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं ना, उन्हें हम एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिज्म। जी मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो अब यही जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं कैरेक्टराइज्ड एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके तो कुछ नया बन जाए, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो मिल के कुछ नया बना देते हैं, तो डैट इज़ एनाबॉलिज्म। और हो सकता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल अंदर एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी ब्रेक डाउन करके हज़ारों अच्छी चीज़ें बन जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अच्छी चीज़ों से मुराद गुड केमिकल कंपाउंड्स, गुड सब्सटेंसेस दैट आर हेल्पफुल फॉर योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो मैं अब 2 तरह के रिएक्शंस बता दें, कैनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो वो रिएक्शंस इनमें सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड, जिसमें सिंपल सब्सटेंस आपस में छोटे छोटे कंपाउंड्स जुड़ते हैं और वो एक बहुत बड़ा बना देते हैं, वो होता है एनाबॉलिज्म रिएक्शंस। और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस।
into simpler ones. एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और छोटे छोटे मिलकर एक बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इज रिलीज, तो फिर और एक तो रिएक्शन होगा एनाबॉलिक जिसमें एनर्जी नीड होती है, लेकिन एक दूसरे रिएक्शन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। उसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। लाइक अगर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है जब वो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक, ठीक है। वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड इन द लिविंग सेल्स। अब हमारे जो लिविंग सेल्स है ना, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मतलब साथ साथ हो रहे हैं, हैंड इन हैंड मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, हो सकता है कहीं पे। अब लाइक हमारी बॉडी का ग्लूकोज, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ब्रेकडाउन हो रही है, तो इट्स मीन डैट के वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह लाइक अब हमने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। तो आपको पता है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के। तो अब जैसे हमने उसको बाइट किया, वो क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ठीक है। अब जैसे ही हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा मुंह, आप लोग नोटिस कीजिएगा, गरम गरम सा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो जो डाइट है ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल रोटी का बढ़ने वाला छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है, तो डैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, और वहाँ से एनर्जी भी रिलीज हो रही है। फिर फर्दर वो हमारी बॉडी में जाएगी, ठीक है। तो डैट इज योर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे लिविंग सेल में कहीं पे एनाबॉलिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है किसी ऑर्गन में जाकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन मैंने आपको कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल दी कि लाइक हम कोई भी खुराक मुँह में डालते हैं, पूरा पीस रोटी का डालते हैं, अगर एक वाला जितना हमारा होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, फर्दर वो सारे के सारा हम ऐसे नहीं गल लेते हैं, नो, उसकी ब्रेकडाउन रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो वो ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड योर कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन, तो जो भी कॉम्प्लेक्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर रीयूज्ड। अब वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं उस चीज़ के, अब वो अगेन यूज़ होंगे और फिर हो सकता है वो किसी और के साथ मिलकर कोई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दे, ठीक है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन्स होती रहती हैं, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये आपस में टूटते भी हैं और बनते भी हैं। तो एट अ टाइम हमारी बॉडी में हो सकता है कहीं बन रहे हो सकता है कहीं टूट रहे हो। लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट ली, प्रोटीन ली, लिपिड मतलब अंडा खाया, रोटी खाई, चावल खाए, कुछ भी खाया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारी बॉडी में टूट गया। जब एक बार टूट गया तो अगले ही लम्हे हो सकता है कहीं पर जाके वो दोबारा से रीयूज़ हो जाए, ठीक है। तो सो इन दिस वे इंटर कन्वर्जन्स होती रहती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं दैट आर एक्चुअली द इंटर कन्वर्जन्स ऑफ द larger molecules break down into the smaller ones, and maybe the smaller ones also join together to form a largely molecules, ठीक है। that occur continuously, ये लगातार हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। और इन लिविंग सेल्स में आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में थोड़ी सी बेसिक्स ही मैंने जस्ट आपके साथ डिस्कस करनी थी कि लाइक आपको पता हो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हम इन्हें स्टडी क्यों करते हैं। और इसकी बाकायदा साइंस की एक ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज था। तो इंशाल्लाह कल हम डिटेल में नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इनमें ना मेजर एक एलिमेंट यूज़ होता है कार्बन, सब में, ठीक है। तो हम पहले कार्बन को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे, ठीक है। होपफुली से कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है।